Moving to the next question 32. The following functions can be used for the interpolation: polynomial, exponential, trigonometric, all of the above. So यहाँ पे हम तीनों फंक्शन मतलब चाहे एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे पॉलिनोमियल हो, उसको हम यूज करते हैं इंटरपोलेशन के लिए. तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर रहेगा, मतलब ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. 33. Which of the following statement is true? First option, Simpson's 1/3 rule can be applied when the range is divided into even number of subintervals. Yes, it is true because Simpson's 1/3 rule के अंदर हम जो रेंज को डिवाइड करते हैं वो even number of subintervals में डिवाइड करते हैं. बी ऑप्शन देखते हैं. Simpson's 3/8 rule can be applied when the range is divided into the number of subintervals which must be multiple of 3. Yes, it is also true. 3/8 रूल के अंदर हम रेंज को डिवाइड करते हैं मल्टीपल ऑफ 3 सब इंटरवल्स के अंदर. देन ऑप्शन सी है ट्रेपेजोइडल रूल कैन बी अप्लाइड फॉर एनी नंबर ऑफ सब इंटरवल. यस, इट इज अप्लाइड फॉर द इवन एंड फॉर ऑड. सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 34. इफ phi of e yn equals to f of n and f of n equals to 0, then the solution of the equation is given by. तो देखिए हमने यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशन को शिफ्ट ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है और उन्होंने बोला कि अगर ये एफ ऑफ एन का वैल्यू 0 हो जाता है तब सॉल्यूशन क्या होगा. अब सॉल्यूशन ऑफ जो डिफरेंस इक्वेशन होता है वो दो पार्ट में रहता है, सी एफ और पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल. अगर मेरा आर एच एस 0 है तब हमको पी आई निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है. जो सी एफ होता है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहता है. तो यहाँ पे देखिए एफ एन अगर 0 है तो सी एफ ही मेरा सॉल्यूशन रहेगा. तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, दैट इज ओनली सी एफ will be the solution for this difference equation, and we have mentioned that option B is correct here. Next question 35. The complementary function of auxiliary equation is m square minus 5m plus 6 equals to 0. अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. अब ये है मेरा सेकंड डिग्री इक्वेशन, तो इसके रूट्स क्या होंगे. देखिए 2 3 6 होता है तो इसको हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, m-2 और m-3 इक्वल्स टू 0. मल्टीप्लीकेशन -2 -3 का +6 हो जाएगा और -2 -3 का एडिशन -5, मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर्स. अब यहां से रूट्स आ जाएंगे m = 2 और 3. तो यहां पे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, ये जो 2 है इसके साथ हम लेते हैं पहले आर्बिट्ररी कांस्टेंट और 2 टू द पावर लिखते हैं n. उसके बाद सेकंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट C2 लेते हैं और फिर लिखते हैं 3 टू द पावर n. ये मेरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर मेरे जो रूट्स है वो रियल और अनइक्वल है, मतलब डिफरेंट है. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. C1 टू द पावर n, C2 3 टू द पावर n, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. नाउ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूं जिससे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं. जैसे हमने यहाँ पे रियल और डिफरेंट रूट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था. जैसे फर्स्ट केस देखते हैं, जब मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स है वो अगर मेरे m1 और m2 है और दोनों अनइक्वल है और रियल है, तब हम रूट कैसे निकालते हैं. जो मतलब जो ये वाला केस हमने देखा था, इसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखते हैं C1 इट इज m1 टू द पावर n प्लस इट इज C2 m2 टू द पावर n. इस रूल को आप याद रखिए, बहुत सिंपल है. सेकंड ऑप्शन देखते हैं, जब हमारे रूट्स इक्वल होते हैं मतलब m1 और m2 दोनों इक्वल है और सपोज हम उसको m बोल रहे हैं इससे और वो रियल भी है हमारे पास, सो दैट टाइम हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं. अब दो रूट्स इक्वल है, देखिए जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है C1 C2 उसको हम लेते हैं C1 प्लस C2 n, मतलब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आपको n से मल्टीप्लाई करना है, C1 को करे या फिर C2 को करे, और बाद में हम मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको m टू द पावर n से, बिकॉज रूट हमारे पास ये इक्वल है. इसी में अगर हम एक और केस देखते हैं, जैसे अगर मेरे पास 3 रूट्स इक्वल आ गए, m1 भी सेम है, m2 भी सेम है और m3 भी सेम है, और सपोज हमने उसको m बोला हुआ है और ये मेरे रियल रूट्स है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा बनेगा. यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम लिखते हैं C1 प्लस C2 n प्लस C3 n स्क्वायर, देन दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस व्हाट m टू द पावर n. जब रूट्स इक्वल आते हैं तो आपको इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना पड़ता है. और थर्ड केस, जब मेरे रूट्स क्या होते हैं इमेजिनरी, सपोज मेरे पास दो रूट्स है m1 और m2 और इमेजिनरी है. इमेजिनरी रूट्स को हम दो पार्ट में लिखते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है. तो दो रूट कैसे हमारे पास, एक है अल्फा प्लस आई बीटा, दूसरा है अल्फा माइनस आई बीटा. सो तब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, इट इज CF इक्वल्स टू इट इज r टू द पावर n C1 cos ऑफ n थीटा हम लिखेंगे पहला टर्म, देन C2 साइन ऑफ इट इज n थीटा. दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे बिकॉज हमको दो रूट्स मिले हुए हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे देखिए r और थीटा क्या होता है, r हम निकालते हैं इट इज व्हाट अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से. अल्फा क्या है, रियल पार्ट है रूट का, और बीटा इज व्हाट इमेजिनरी पार्ट रूट का. और जो थीटा निकाला जाता है वो निकाला जाता है इट इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ बीटा बाय अल्फा फॉर्मूला से.
और ये जो थीटा है ये हमारा वैरी भी करता है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। उसका थ्योरी क्या होता है, जैसे हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू एज इट इज लेते हैं, इट इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ बीटा बाय अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में हम आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, मतलब थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसको निकालते हैं, इट इज व्हाट पाई माइनस थीटा। थीटा तो मैंने आपको बताया क्या है, tan इनवर्स ऑफ बीटा बाय अल्फा। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम आर्गुमेंट को निकालते हैं, मतलब थीटा को निकालते हैं बाय द फॉर्मूला थीटा माइनस पाई, और फोर्थ में करते माइनस ऑफ थीटा। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी जब आप आर्गुमेंट निकालने वाले हो, मतलब थीटा का वैल्यू निकालने वाले हो। और आर को हम कहते हैं मॉडुलस वैल्यू। तो जब भी रूट्स हमारे इमेजिनरी रहते हैं तब आपको ये केस फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों केस बता दी है, जब हमारे रूट्स रियल होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं, और इमेजिनरी होते हैं। कभी कभी इमेजिनरी के साथ भी इक्वल आते हैं, तब आपको एक सिंपल सा चीज करना है, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उसको रिप्लेस कर देना है C1 प्लस C2n से यहाँ पे, और यहाँ पे C3 प्लस C4n से, अगर रूट्स हमारे 2 बार रिपीट्स हो रहे हैं तो। यस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 36। द PI ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन yn प्लस 2 माइनस 3yn प्लस 1 प्लस 2yn इक्वल्स टू 5 टू द पावर n। सो PI निकालने के लिए पहले आप इस डिफरेंस इक्वेशन को ऑपरेटर E फॉर्म के इसमें लिख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं व्हाट e स्क्वायर माइनस 3e प्लस 2, और ये yn हमने आउटसाइड ले लिया, इक्वल्स टू 5 टू द पावर n। अभी कैसे लिखते हैं मैंने आपको अभी बताया था। अब हमको यहाँ पे CF निकालने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली PI निकालना है। तो PI हम कैसे निकालेंगे, PI विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस शिफ्ट ऑपरेटर, इट इज व्हाट e स्क्वायर माइनस 3e प्लस 2, और ये हम ऑपरेट करेंगे 5 टू द पावर n के ऊपर। यहाँ पे हम कैलकुलेशन बहुत सिंपल वे से करते हैं, ये e को रिप्लेस कर देते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा इट इज व्हाट 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2, इट इज 5 टू द पावर n। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 25 माइनस 15 प्लस 2 5 टू द पावर n। ये हो जाएगा 25 माइनस 15 मतलब 10, 10 प्लस 2 दैट इज 12, मतलब 1/12 5 टू द पावर n। दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड PI। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/12 5 टू द पावर n। चेक कर लेते हैं वही हमको दिया है क्या, यस, दैट इज गिवन सी एज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस डेल्टा प्लस 2/3 डेल्टा स्क्वायर प्लस गोज सो ऑन ऑपरेटिंग ओवर द फैक्टोरियल पॉलिनोमियल n टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस n टू द पावर 1 फैक्टोरियल। तो चलिए इसको इवैल्यूएट करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। ये जो तीनों टर्म्स है इसको हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। तो 1 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो सेम क्वांटिटी आई है मुझे n टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस n टू द पावर 1 फैक्टोरियल। उसके बाद आप ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे इस क्वांटिटी का, n टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस n टू द पावर 1 फैक्टोरियल का, और उसके बाद प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ हम डेल्टा स्क्वायर लेंगे, मतलब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ अगेन द सेम क्वांटिटी n टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस n टू द पावर 1 फैक्टोरियल। तो चलिए इसको इवैल्यूएट करते हैं। n टू द पावर 2 फैक्टोरियल एज इट इज रखा, n टू द पावर 1 फैक्टोरियल भी एज इट इज रहेगा। अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हम यहाँ पे इसका लेंगे, तो जो डेल्टा ऑपरेटर रहता है ये वैसे ही एक्ट करता है जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर नॉर्मल पॉलिनोमियल के ऊपर एक्ट करता है। अगर हम इसे यहाँ पे ऑपरेट करते हैं तो मुझे मिलेगा 2n टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 1 सामने आएगा, ये हो जाएगा n टू द पावर 0 फैक्टोरियल प्लस इट इज व्हाट 2/3। अब देखिए आपको डेल्टा स्क्वायर मतलब 2 बार यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस लेना पड़ेगा, एक बार आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो इसी का हम फॉरवर्ड डिफरेंस लेते हैं, तो मुझे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाएगा दैट इज डेल्टा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आपने फॉरवर्ड डिफरेंस लिया तो 1 यहाँ पे आएगा 2 के साथ, तो 2 हो जाएगा n टू द पावर 0 फैक्टोरियल, और n टू द पावर 0 फैक्टोरियल मतलब होता है 1 एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 1 दैट विल बी इज व्हाट 0 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब इसे आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, n टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस n टू द पावर 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा -2 n टू द पावर 1 फैक्टोरियल, इसे हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज व्हाट -1 बिकॉज n टू द पावर 0 फैक्टोरियल ये 1 होता है। यहाँ पे n टू द पावर 0 फैक्टोरियल 1, तो 2 इंटू 2 4, तो हो जाएगा 4/3। अब क्वांटिटी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो हो जाएगा n टू द पावर 2 फैक्टोरियल, इसे हमने लिखा -n टू द पावर 1 फैक्टोरियल, -1 प्लस 4/3 हो जाएगा इट इज व्हाट 1/3। इसको आप इजीली वैल्यूएट कर सकते हैं, 1/3 आ गया। अब आप देखिए ये ऑप्शन कहीं पे है क्या, यहाँ पे मुझे देखिए फैक्टोरियल नोटेशन दिख रहा है, n टू द पावर 2 फैक्टोरियल -2 n टू द पावर 1 फैक्टोरियल -2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत है यहाँ पे, ऑप्शन सी। और बाकी जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वो आपको अलजेब्रिक पॉलिनोमियल में दिए हुए हैं, तो आपको इसको फैक्टोरियल नोटेशन को अलजेब्रिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, n रेज़ टू द पावर 2 फैक्टोरियल इसको हम लिखते हैं n इंटू n-1, और n रेज़ टू द पावर 1 फैक्टोरियल होता है इट इज व्हाट n प्लस इट इज 1/3। अब इसको आप ओपन कीजिए, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n देन -n प्लस इट इज व्हाट 1/3, तो दिस इज n स्क्वायर -2n प्लस 1/3। अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
ऑप्शन ए मुझे करेक्ट दिख रहा है, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1/3। यहाँ तो दो ही टर्म है, तो ये तो ऑप्शन कंप्लीटली गलत है। Therefore we can say that the option A is correct option for this 37 question. Then 38th one, that is delta cube of 3x to the power 2 factorial is equals to, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस हम निकाल रहे हैं ऑफ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का, तो वैल्यू डेफिनेटली जीरो ही आना है। देखिए अगर मैं इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालता हूं वो कितना आ जाएगा, 2 into 3 मतलब 6x to the power 1 फैक्टोरियल। अगर मैं इसका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालता तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x to the power 0 फैक्टोरियल। और बाद में थर्ड निकालता हूं x to the power 0 फैक्टोरियल मतलब होता है 1, मतलब कांस्टेंट का अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो वो आ जाता है 0। Therefore we say the option A is correct here. Moving to the next question, example number 39. If delta to the power 5y equals to 0, then number of entries are, अब number of entries मतलब y की वैल्यूज कितनी रहेंगी यहाँ पे। तो अगर delta to the power 5y 0 आता है तो जो भी यहाँ पे इसका पावर रहता है उतनी इंट्रीज हमारे पास रहती है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो इस तरह से आप इसको याद रखिए, सिंपल रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर इज 40, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। 1 अपॉन डेल्टा क्यूब x to the power 3 फैक्टोरियल इज गिवन बाय, तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना पड़ेगा फॉरवर्ड डिफरेंस का, 1 बाय डेल्टा ऑफ x to the power n फैक्टोरियल। ये होता है x to the power n plus 1 फैक्टोरियल अपॉन इट इज n plus 1। अब आपको 3 टाइम्स इसको अप्लाई करना पड़ेगा 1 बाय डेल्टा क्यूब, तो इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे अगर मैंने 1 बाय डेल्टा ऑफ x to the power 3 फैक्टोरियल निकाला तो ये कितना हो जाएगा, x to the power 3 plus 1 मतलब इट इज व्हाट 4 फैक्टोरियल अपॉन इट इज व्हाट 4। अब हम निकालेंगे 1 बाय डेल्टा स्क्वायर ऑफ x to the power 3 फैक्टोरियल, मतलब ये जो आंसर आया हुआ है इसको आपको 1 बाय डेल्टा अप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा x to the power 5 फैक्टोरियल अपॉन इट इज व्हाट 5, मतलब 4 into 5, जिससे हम लिख सकते हैं x to the power 5 फैक्टोरियल अपॉन इट इज व्हाट 20। अब हम निकालते हैं 1 बाय डेल्टा क्यूब ऑफ x to the power 3 फैक्टोरियल, मतलब हमको 1 बाय डेल्टा स्क्वायर तो मिल गया, इससे आप 1 मोर टाइम्स 1 बाय डेल्टा अप्लाई कीजिए x to the power 6 फैक्टोरियल अपॉन 20 into 6 and that will be written as x to the power 6 factorial upon it is 120. So option A will be the correct option, x to the power 6 factorial upon it is what 120, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और मेंशन किया हुआ है। तो ये हमारा होगा टोटल 40 क्वेश्चंस MCQs फाइनाइट डिफरेंस के ऊपर, जहां पे मैंने लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चंस लिए हैं, डिफरेंस इक्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस लिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस हमने ई और डेल्टा के ऊपर भी लिए हुए हैं, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को भी कवर किया हुआ है, जिसे हमने इवैल्यूएट किया था सिम्पसन्स 1/3 रूल से, सिम्पसन्स 3/8 रूल से और ट्रेपेजोइडल रूल से। तो एग्जामिनेशन में आपको ये सेम क्वेश्चन या फिर ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आने वाला है, तो आप जो तीनों वीडियोस को अच्छे से देखिए और समझिए कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बिकॉज आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप अगर नया क्वेश्चन भी आता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो फाइनली मैं कहूंगा अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड एट लास्ट आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ। थैंक यू सो मच।